नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अब खुले फौजी तसादुम में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है और इस कशीदगी का मरकज़ एक बार फिर आबनाए हरमुज़ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 12 और 13 जुलाई की दरमियानी शब ईरान के खिलाफ नई और मरबूत फौजी कार्रवाइयाँ की गईं, जिनका बुनियादी मकसद ईरान की उन अस्करी सलाहियतों को कमज़ोर करना था जिनके जरिए वो आबनाए हरमुज़ में तजारती और फौजी जहाज़ों को निशाना बना रहा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड की उन कार्रवाइयों की नौइयत गैर मामूली रही, क्योंकि उनमें न सिर्फ लड़ाका तैयारे और बहरी जंगी जहाज इस्तेमाल किए गए, बल्कि फ़ज़ाई ड्रोन्स के साथ पहली मरतबा समुद्री ड्रोन्स भी इस्तेमाल में लाए गए। उन हमलों के दौरान ईरान की फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली रेडार तंसीबात, मिसाइल लॉन्चिंग सलाहियत, ड्रोन नेटवर्क और छोटी तेज़ रफ्तार कश्तियों को निशाना बनाया गया, जो खलीजी पानियों में तेजी से कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अमरीकी मौक़िफ़ यह है कि ये तमाम अहदाफ ऐसे थे जो आबनाए हरमुज़ में बराह रास्त आलमी बहरी तजारत के लिए खतरा बन सकते थे। अमरीकी सेंटकॉम ने वाज़ेह किया कि आबनाए हरमुज़ एक बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है और ईरान को इस पर किसी किस्म का कोई कंट्रोल हासिल नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमरीका मुमकिना तौर पर आबनाए हरमुज़ को चलाएगा और दावा किया कि ईरान ने अमरीका के साथ तय पाने वाले मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है और हम अब आबनाए हरमुज़ का कंट्रोल संभाल रहे हैं। उन्होंने ईरानी जहाज़ों की आमदोरफ्त पर दोबारा पाबंदी आयद करने का ऐलान करते हुए कहा कि अमरीका को आबनाए हरमुज़ की हिफाजत का मुआवजा मिलना चाहिए। अमरीकी सदर ने अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से रात भर ईरान में फौजी अहदाफ पर किए गए हमलों का हवाला देते हुए यह दावा किया कि अमरीका ने गुज़श्ता रात ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाया और दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी जारहियत पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया और दावा किया कि उसने खत्ते में मौजूद मुतअद्दिद अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरान के मुताबिक बहरीन, उर्दन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात को हदफ बनाया गया, जबकि इतवार से अब तक 6 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने इलाकों में हमलों या खतरात की इत्तला दी है, जिनमें कतर, ओमान और यूएई भी शामिल हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के एक बयान के मुताबिक उर्दन में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ड्रोन हैंगर को तबाह किया गया, जबकि कुवैत में एक अमरीकी रेडार साइट और रॉकेट लॉन्चर निजाम को निशाना बनाया गया। इसी तरह ओमान में उन प्लेटफॉर्म्स पर हमला किया गया जो अमरीकी तैयारा बरदार जहाजों की मुआविनत करते हैं, जबकि कतर में लड़ाका तैयारों की देखभाल करने वाले एक अहम कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा किया गया। खत्ते के ममालिक ने हालिया हमलों पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कतर ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि वो अब सालिस का किरदार अदा नहीं करेगा और उसने ईरान को हालिया हमलों का जिम्मेदार ठहराया। यूएई ने भी अपनी फजाई हुदूद के बाहर मिसाइल खतरे की निशानदही की। बहरीन ने दावा किया कि उसने ईरान के कई फजाई हमलों को नाकाम बनाया। उर्दन ने मिसाइल हमलों की तस्दीक की। ओमान ने कहा कि उसे ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। बाद में कुवैत की फौज ने भी हमलों से होने वाले नुकसान की इत्तला दी और बताया कि उसकी तेल की तंसीबात पर हमले के नतीजे में एक कारकुन जख्मी हुआ। ओमान ने इस सूरत हाल पर एहतजाज करते हुए ईरानी सफीर को तलब किया, जबकि ओमान में अमरीकी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की। ये जंग फैलने के खदशात अब हकीकत में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूती बागियों ने यह इल्जाम आयद किया है कि सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर बमबारी की है और यह बमबारी एक ऐसे वक्त हुई जब ईरानी तैयारा एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, जिसे इस बमबारी में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब यमनी हुकूमत ने यह दावा किया कि यह बमबारी सऊदी अरब ने नहीं बल्कि उसने की। इस दौरान बरतानवी वजारत दाखिला ने यह तस्दीक की कि वो ईरान की पासदारान इनकलाब को कलअदम करार देने जा रही है। बरतानिया का यह फैसला मानी खेज है, क्योंकि यूरोपीय ममालिक का यह मौक़िफ़ रहा कि आबनाए हरमुज़ आलमी कवानीन के तहत दुरुस्त नहीं है। इस पूरे मंजरनामे में आबनाए हरमुज़ अब भी ईरान अमरीका कशीदगी का मरकज है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि यह बहरी गुजरगाह तमाम आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है, लेकिन अमरीकी सेंटकॉम ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि रास्ता खुला हुआ है और ईरान को उस पर कोई इख्तियार नहीं। इसके बावजूद जमीनी हकायक कुछ और तस्वीर पेश कर रहे हैं, क्योंकि शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक इस अहम गुजरगाह से गुजरने वाले जहाजों की तादाद में नुमाया कमी आई है और एक दिन में सिर्फ चंद जहाज ही इस रास्ते से गुजर सके। ईरान का कहना है कि उसने गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने वाले जहाज को निशाना बनाया और खबरदार किया कि इस वाक़े के जवाब में अगर कोई मजीद कार्रवाई की गई तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। आबनाए हरमुज़ में कशीदगी का असर दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी की कोशिशों और सिफारतकारी पर भी हुआ। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इल्जाम आयद किया कि अमरीका के दबाव के बायस ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हरमुज़ में आमदोरफ्त के इंतजामात पर इत्तफाक नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात खास तौर पर एक मफाहमती याददाश्त की शिक नंबर 5 पर मरकूज थे, लेकिन अमरीकी मुदाखलत के बायस पेशरफ्त रुक गई। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा कि अमरीका ने इस मफाहमती याददाश्त की कई शिकों की खिलाफ वर्जी की और इस मुआहिदे को अमली तौर पर बहरान में धकेल दिया। उनका कहना था कि ईरान ने कभी अपने वादों की खिलाफ वर्जी में पहल नहीं की, बल्कि अमरीका मुसलसल अहद शिकनी करता रहा, यहां तक कि मुआहिदे में दी गई 1 माह की मुद्दत भी मुकम्मल नहीं होने दी गई। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि ईरान बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी को अपने जौहरी
जौहरी तंसीबात तक रसाई देने के लिए तैयार नहीं है, जो इस बात की इलामत है कि दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का बहरान मजीद गहरा हुआ है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी क़यादत ने ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई हालिया कशीदगी को रोकने के लिए फौरी तौर पर अमेरिका और ईरान दोनों से राबिता किया और अपनी सालसी की कोशिशों को तेज किया। पाकिस्तान ने दोनों फरीकैन पर जोर दिया कि वो खित्ते में अमन के क़याम के लिए मुफाहमती यादाश्त के तहत किए गए तमाम वादों और मुआहिदों की पासदारी करें और अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को सिफारतकारी और बातचीत के जरिए हल करें। पाकिस्तान हमेशा से इस उसूल मौक़िफ़ पर कायम रहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरे खित्ते के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होगी। चुनाचे जंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की जरूरत है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन और बहरी रास्तों की आज़ादी पर भी यकीन रखता है और इस पस मंज़र में ईरान की जानिब से आबना हरमुज़ में तजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना पाकिस्तान के नज़दीक एक ऐसा इक़दाम है जिसकी हिमायत नहीं की जा सकती। पाकिस्तान ये भी यकीन रखता है कि आबना हरमुज़ दुनिया की मईशत के लिए लाइफ लाइन की हैसियत है और वहाँ जहाज़ रानी में खलल डालना या ताकत का इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी और सरासर ज़्यादती है। अमरीकी फौजी हलकों में भी मौजूदा सूरत हाल पे खुल के बात हो रही है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कमांडर जनरल रिटायर्ड फ्रैंक मैकेंजी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमरीकी सदर हुक्म दे तो अमरीकी अफवाज आबना हरमुज़ का कंट्रोल संभालने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मकसद के लिए ईरान के जजीरा खारिक पर कब्जे का एक मंसूबा भी ज़ेर गौर आ सकता है, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह किया कि अमरीकी बहरिया इस किस्म का इक़दाम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और तशवीशनाक पहलू ईरान की जौहरी तंसीबात की सलामती है। रूस ने खबरदार किया कि किसी भी जौहरी तंसीब पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी होगा और उसे जुर्म तस्वुर किया जाएगा। कुछ इत्तलात में यह दावा भी किया गया कि हालिया हमलों में बूशहर तंसीब को निशाना बनाया गया, लेकिन ईरानी हुकाम ने उन खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि उस तंसीब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बढ़ती हुई कशीदगी के असरात आलमी मईशत और तवानाई के शोबे में खास तौर पर मुरतब हो रहे हैं। पीर के रोज आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा इजाफा देखा गया, जहां ब्रेंट खाम तेल की कीमत तकरीबन $79 फी बैरल तक पहुंच गई। ये इजाफा इस बात का इशारा है कि आलमी मंडियां इस सूरत हाल का इंतहाई संजीदगी से जायजा ले रही हैं, क्योंकि आबना हरमुज़ में किसी भी किस्म की रुकावट बराह रास्त तेल की तरसील को मुतासिर करती है और उसके असरात पूरी दुनिया महसूस करती है। यूं एक वक्त में एक तरफ अमेरिका अपनी फौजी मौजूदगी के जरिए बहरी रास्तों को खुला रखने का दावा कर रहा है, तो दूसरी जानिब ईरान अपनी खुद मुख्तारी और दिफा के नाम पर शदीद रद्दमल जाहिर कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये कशीदगी महदूद रहेगी या एक बड़े तसादुम की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिसके असरात न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। इस दौरान एक नुमाया पेशरफ्त यह हुई कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हालिया हमलों में बहरी ड्रोन्स वन वे अटैक सी के इस्तेमाल की तस्दीक की है। ये समुद्री ड्रोन्स दरअसल ऐसी खुदकार कश्तियां हैं जिन्हें एक मखसूस हदफ को निशाना बनाने के बाद तबाह होने वाले मिशन के लिए तैयार किया जाता है। इन्हें रिवायती बहरी जंगी वसाइल के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुश्मन की दिफाई सलाहियत को कमजोर किया जा सके और अहम बहरी रास्तों को महफूज बनाया जा सके। अमेरिका आबना हरमुज़ में अपनी बरतरी बरकरार रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। अगरचे अमेरिकी हुकाम ने इन ड्रोन्स की मखसूस मॉडल की तफसीलात फराहम नहीं की, लेकिन कोरिसियर नामी एक समुद्री ड्रोन इस हवाले से नुमाया मिसाल के तौर पे उभरा। ये तकरीबन 24 फीट लंबी कश्ती है जो 40 मील पर आर की रफ्तार से सफर करती है और सैकड़ों किलोग्राम वजन उठाने की सलाहियत रखती है। उसमें नस्ब जदीद कैमरे, रेडार और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स उसे न सिर्फ निगरानी बल्कि इंटेलिजेंस मालूमात हासिल करने के काबिल बनाते हैं। और माहिरीन के मुताबिक इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ हमलों तक महदूद नहीं बल्कि ये इमदादी कार्रवाइयों में भी कारआमद साबित हो रहे हैं। इसकी एक मिसाल ओमान के साहिल के करीब पेश आने वाला वाकया है, जहां एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर के हमले को बचाने के लिए समुद्री ड्रोन इस्तेमाल हुआ और उस कार्रवाई में हमले के अरकान को चंद घंटों के अंदर बाहिफाजत निकाल लिया गया, जो इस टेक्नोलॉजी की अफादियत को जाहिर करता है। आलमी सतह पर भी समुद्री ड्रोन्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग में यूक्रेन ने इन ड्रोन्स को रूसी बहरी जहाजों के खिलाफ इस्तेमाल किया जिनमें धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। इसी तरह यमन के हूती बागियों और ईरान की जानिब से भी इस नौइयत की ड्रोन कश्तियों के इस्तेमाल की इत्तलात सामने आई। माहिरीन का कहना है कि जदीद बहरी जंग में ये ड्रोन्स कम लागत और ज्यादा मौसर होने के बायस तेजी से मकबूल हो रहे हैं। ये दुनिया अब एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहां रिवायती जंगी तरीकों के साथ साथ जदीद और खुदकार निजाम मरकजी किरदार अदा करेंगे। और इस दौरान एक अहम पेशरफ्त तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में होने वाला नेटो का सरबराही इजलास था, जो सिर्फ एक सिफारती इज्तिमा नहीं बल्कि ताकत के नए तवाजुन की झलक बन के उभरा। यूरोप में रूस यूक्रेन जंग और मशरक़ वस्ता में ईरान अमेरिका जंग ने मशरक़ वस्ता को गैर यकीनी सूरत हाल की जानिब धकेला, जबकि बहरे अस्वद आलमी कशमकश का नया मरकज बनता जा रहा है। इन हालात में तुर्किया की मेजबानी खुद इस बात का ऐलान थी कि उसे अब मजीद नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। ये इजलास तुर्किया के लिए सिर्फ एक एजाज नहीं बल्कि इम्तिहान भी था, जिसमें तुर्किया बज़ाहिर कामयाब दिखाई दिया। एक वक्त था जब तुर्किया कभी सिर्फ नेटो के जनूबी महाज तक महदूद था,
لیکن آج یہ ملک دفاعی صنعت، سفارتکاری اور علاقائی استحکام میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اس اجلاس کی سب سے اہم پیش رفت امریکہ کی جانب سے ترکیہ پر عائد پابندیوں کے ممکنہ خاتمے اور F-35 پروگرام میں واپسی کے اشارے تھے۔ چند سال پہلے تک یہی تعلقات شدید تناؤ کا شکار تھے جب ترکیہ نے روس سے S-400 نظام خریدا، لیکن خطے میں تبدیل ہوتے ہوئے حالات نے امریکہ کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا، اور اس تبدیلی کی سب سے اہم وجہ روس یوکرین جنگ ہے، جس نے ترکیہ کی جغرافیائی اور سفارتی اہمیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری طرف ترکیہ کی ترقی کرتی دفاعی صنعت نے اسے خریدار سے سپلائر میں تبدیل کر دیا ہے، لیکن حالیہ پیش رفت خطے کے تمام ممالک کے لیے قابل قبول نہیں۔ یونان کو خدشہ ہے کہ ترکیہ کو F-35 طیاروں کی فروخت بحیرہ ایجبسن میں طاقت کا توازن تبدیل کر دے گی، جبکہ اسرائیل کو ترکیہ کی بڑھتی ہوئی عسکری اور سیاسی قوت پر شدید تشویش ہے، جس کا وہ ایک سے زیادہ بار برملا اظہار کر چکا ہے۔ اس پورے منظرنامے میں یہ سوال ہے کہ کیا یورپ ترکیہ کو اپنے دفاعی ڈھانچے میں مکمل طور پر شامل کرے گا؟ نصف صدی سے زائد عرصے سے جاری یورپی یونین کی رکنیت کا معاملہ اب نئی اہمیت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں ترکیہ کو نظر انداز کرنا خود یورپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا اب یونیپولر نہیں رہی، بلکہ وہ ممالک ہی آگے بڑھ رہے ہیں جو عسکری طاقت، معاشی استحکام اور سفارتی لچک کو یکجا کر رہے ہیں، اور ترکیہ حالیہ برسوں میں اس فہرست میں نمایاں ہوا۔ یوں انقرہ کا اجلاس ایک نئے دور کا آغاز ہے، جس میں خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرنے کا اہم اشارہ ہے۔ اس دوران اسرائیل میں عام انتخابات کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا گیا، اور 27 اکتوبر کو اسرائیلی عوام نئی حکومت کا انتخاب کریں گے، اور اس بار کا انتخابی مارکہ صرف داخلی سیاست تک محدود نہیں، بلکہ اس کا دائرہ کار خطے میں جاری جنگوں اور سیکیورٹی صورتحال تک پھیلا ہوا ہے، جہاں انتخابی مہم کا ایک حصہ سرحدوں کے باہر بھی لڑا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر جلسے، میڈیا مہم اور سیاسی بیانات اپنی جگہ، لیکن ایک اور میدان فلسطینی مقبوضہ علاقوں میں بھی گرم ہے، جہاں فوجی کارروائیوں اور آباد کاروں کی سرگرمیاں انتخابی سیاست سے جڑی نظر آتی ہیں۔ یہ تاثر عام ہے کہ خطے میں تشدد اور دباؤ بڑھنے کا براہ راست فائدہ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی حکمران جماعت کو ہوگا۔ نیتن یاہو نے بھی اپنے طویل سیاسی حکمت عملی میں ان حالات کو اپنے حق میں استعمال کیا، اور اب ہونے جا رہے انتخابات کو ان کی پالیسیز کے حوالے سے ایک طرح کا ریفرنڈم قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی موجودہ پارلیمان کی مدت 17 جولائی کو مکمل ہو رہی ہے، اور کئی دہائیوں بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کسی حکومت نے اپنی آئینی مدت پوری کی ہے، اور اس دوران نیتن یاہو کو اپنے سخت گیر اتحادیوں کی حمایت حاصل رہی، جبکہ اس نے اپنے خلاف جاری کرپشن کے مقدمات کے فیصلوں کو بھی مؤثر رکھنے میں اور مؤخر رکھنے میں کامیابی حاصل کی۔ اب انتخابات کا اعلان ایک ایسے وقت میں ہے جب سیاسی منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے دائیں بازوں کی جماعتیں اپنے پسندیدہ قوانین کی منظوری میں تیزی دکھا رہی ہیں، تاکہ مدت ختم ہونے سے پہلے اپنے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ دوسری جانب نیتن یاہو ایک وسیع البنیاد قومی حکومت کی بات کر رہا ہے، جو بظاہر سیاسی مخالفین کو مطمئن کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ رائے شماری کے جائزے یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اسرائیلی عوام کی ایک بڑی تعداد نیتن یاہو کو اب اقتدار سے باہر دیکھنا چاہتی ہے، اور ایک حالیہ سروے کے مطابق اسرائیلی عوام کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ حالیہ جنگ میں ایران کو برتری حاصل ہوئی، جس نے نیتن یاہو کو مقبولیت کے معراج سے نیچے گرا دیا ہے۔ اب اس پورے منظرنامے میں نیتن یاہو کی اہمیت کیا ہوگی؟ بحیرہ اسود کا مستقبل کیا ہوگا؟ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہوگا؟ ایران امریکہ جنگ کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ یمنی اور ہوتھیوں کا مسئلہ سعودی عربیہ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پورے منظرنامے پہ مفصل گفتگو کی جائے گی ایک شارٹ بریک کے بعد۔